वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और ये है आपका CHCL का मैथ सॉल्यूशन जो एग्ज़ाम अभी 16 अक्टूबर को हुआ था, उसका एक पेपर है जो कि सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए इसे हम लोग पूरा देखते हैं और क्या है इस क्वेश्चन में, इस पेपर में, उसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है 1060 माइनस 1015 डिवाइड बाई 1 प्लस 1060 माइनस 1015। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये फार्मूला अगर हमें पता है तो हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे, नहीं पता होता तो मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है 10a माइनस बी का, ठीक है। ये दोनों हमारा एंगल होता है, ए और बी एंगल हो गया। तो ये फार्मूला होता है हमारा 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a 10b, ये इंटू हो गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, तो ये फॉर्मूला और ये दोनों एक ही तरीके का है। तो अगर इसके बराबर ये लिख सकते हैं तो इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं। तो ये a माइनस बी है, तो हमारे यहाँ पे a क्या हो गया 60 हो गया और b क्या हो गया 15 हो गया। तो अगर हम उसे से लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 60 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो 10 45 कितना हो गया 1 हमारा, तो 1 हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो प्लीज़ फार्मूला याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यहीं पे a प्लस भी होता तो a यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस और नीचे में माइनस, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिस, ये एक्स क्यूब इतना, तो हमें ये पूछा गया है। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला है। तो इसका फार्मूला ये है, हमारे को याद होना चाहिए। ये फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसको अगर फार्मूला में हम लोग बिठाएंगे तो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो इसके वैल्यू हमें पता है 75 और इसका वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 15। तो ये कितना है 15, तो ये इंटू 15 और ये हमें दिया गया है 10 और ये वाला पूरा हमें निकालना है। ध्यान से देखिए, यही निकालना है हमें। तो इसको हम लोग m पकड़ लेते हैं। तो ये हो गया 25 माइनस 45, कितना हो गया 30। तो m कितना हो गया हमारा 30/10, 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया 3। हमने इस पूरे को m पकड़ लिया जो हमें निकालना था, ठीक है। अगला सवाल बोला क्या गया है 3600 धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई है कि सीमा और कोमल के हिस्से में 1.5:2 तथा कोमल और रीता के हिस्से में 2:2.5। रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, सीमा और कोमल को किस रेशियो में बांटा गया है 1.5:2। और दोबारा क्या किया गया है, कोमल और रीता किस हिस्से में बांटा गया है 2 और 2.5। तो अगर तीनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें बेनिफिट हम लोग का क्या हो गया कि दो कोमल सेम है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो दोनों में कॉमन है अगर सेम है तो उसी रेशियो में हम लोग बिठा सकते हैं, जो कि जिस रेशियो में ये सिंपल सा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको लगे कैलकुलेशन डिफ़िकल्टी हो सकता है तो आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करिएगा, आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3:4:5, ये हो गया आपका, ठीक है। अब हमें निकालना है अनुपात। तो अनुपात रीता का हिस्सा ज्ञात करने के हिसाब से कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपको मैंने तरीका शॉर्ट करने का तरीका बता दिया है, बट हम इसी तरीके से करेंगे, इससे ही करेंगे ताकि कोई आसानी समझ में आ जाए आप लोग को। तो 1.5, 2 और 2.5 है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है रीता का हिस्सा। तो रीता को ऊपर रखेंगे, तो रीता है 2.5, तो 2.5 हम ऊपर रखें और नीचे क्या करेंगे तीनों को ऐड करके रखेंगे।
तो 1.5, 2.5 और 2 ऐड करें कितना आएगा, 1.5 और 2.5 को ऐड करेंगे तो आएगा 4, 4 + 2 6, तो 6 इंटू जितना टोटल था तो 3600, तो इसे हम लोग डिवाइड करिएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 0.5 है, यहाँ पे एक 2 जीरो है, तो एक जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 25 इंटू 60, जो कि आ गया 1250, सॉरी 1550। 25 इंटू 6 150 होता है, और ये एक जीरो आ गया, तो 1500 आ गया हमारा, 1500 सही। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है हमारे पास, ये चार्ट दिया है, इस चार्ट से बनाना है हमें। आधारभूत ढांचे व परिवहन पर हुए कुल व्यय का टैक्सेस व ऋणों पर दिए गए ब्याजों पर कुल हुए व्यय में क्या अनुपात है। तो कितना कितना खर्च हुआ है खाली ये देखना है हमें, बाकी हम निकाल लेंगे। तो ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च हुआ है 25, और परिवहन के लिए 17.5। तो अगर दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो कितना आ गया, ये 5 आ गया, ये 12, 2 हाथ में 4, 42.5। ठीक है, अब बोला है करों और ऋणों, तो कर है 10 और लोन है 22.5, तो ये आपका आ गया 32.5। अब इन दोनों का हमें अनुपात पूछा गया है, तो कितना अनुपात हो गया 425/325, क्योंकि पॉइंट दोनों में एक ही बार कैंसिल हो गया। अब 5 से काटते हैं हम इसे, तो 5 से कटेगा 8 बार में, ये कटा 85 बार में, और ये 5 से कटेगा आपका 6 बार में और 65 बार में, फिर 5 से काटे आप ये 17 बार में, ये 13 बार में, तो और तो कटेगा नहीं, 17:13। अगला सवाल, कंपनी का कुल व्यय शोध के विकास तथा वेतन पर हुए व्यय का कितना गुना है। तो देखिए, कंपनी का पहले कुल निकाल सकते हैं हम लोग, कुल निकालेंगे तो 25, पहले जो नॉर्मली जोड़ लेते हैं उसको, आसान हो जाएगा, 25 20 45 10 55, 55 5 60, 60 और 15 75 या 75। ठीक है, ये हो गया बिना पॉइंट वाले को। अब हम 22.5 और 72.5 कितना हो जाएगा 18 40। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 115। ठीक, अब क्या 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 बोलेंगे, शोध व विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च हुआ है 5, और सैलरी में 15, तो आ गया 20। तो अब हम क्या करना है कि ये वाला जो है इसका कितना गुना है, तो हम लोग खाली 115 को अगर इससे भाग कर देंगे 20 से तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए भाग करते हैं, 115 भागा 20, पहले से काट लेते हैं, तो 5 से 4 बार में और ये 5 से 23 बार में। तो ये अगर हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ गया और ये 3 23, तो ये आ गया का 5 बार में 20 3 पॉइंट 0, 7 बार में 28 2 और ये 5, तो 5.75 इसका आंसर है। अगला, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। 32 पुरुष उसी तालाब को 20 दिनों में कितने घंटे लगाए खोदेंगे, तो हर दिन कितना घंटा वो काम करेंगे तो हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास, कुछ करना नहीं, m1d1 इंटू T1 इक्वल टू m2d2 इंटू T2, सब गुने में है। तो पहले में m1 कितना है 30, दिन कितना है 16 और ये हो गया 8। दूसरे में हमें m2 कितना दिया है 32, दिन कितना है 20 और T2 हमें निकालना है। तो T2 हमारा कितना हो जाएगा 30 इंटू 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 20। तो 8 से इसे काटे 4 बार में, 4 से इसे काटे 4 बार में, 4 से इसे काटे 5 बार में, 5 से इसे काटे आप 6 बार में, तो ये 6 घंटे हमारा आंसर है। ठीक है, तो
ये जो था आपका, ये हमें ये फॉर्मूला हो गया, उस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला सवाल, 77 का पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित करेंगे, शेषफल कितना बचेगा। देखिए इसमें है क्या कि इस 77 का पावर 77 को अगर हम लोग लिख सकते हैं 78 माइनस 1 का पावर 77, और ये प्लस 77 था। देखिए इसको हम लोग ना तोड़ते हैं, एक तरह फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, उसमें तोड़ते हैं हम लोग, बट वो जानना अभी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिंपल आप यही याद रखिए कि अगर यहाँ पे +1 होता तो लास्ट बहुत सारे 77 पावर है, तो टोटल 78 नंबर्स आएंगे। लेकिन शुरुआत कैसे होता है, पहले में 78 का पावर 77, दूसरे में आएगा 78 का पावर 77, 76 और 1 का पावर 1, ऐसे करके इन दोनों को जोड़ के 77 आना चाहिए, ठीक है। देखिए जब तक ये 77, 76, 75, 74 ऐसे करके 1 तक जाएगा, लेकिन एक जगह ऐसा आएगा जब ये 78 का पावर 0 ये ख़त्म हो जाएगा, तब वहाँ पे 1 का पावर 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 नहीं, यहाँ पे क्या हमारा -1 है, ठीक है। जैसे ये भी -1 था, तो -1 को 77 बार गुना करेंगे तो 1 का तो पावर 1 ही होगा, लेकिन माइनस मतलब जो साइन है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर, याद रखिएगा अगर माइनस है पावर में, अगर ऑड है तो माइनस आएगा, इवन है तो प्लस आएगा। -1 और प्लस 77 हमारे पास पहले से है, तो ये हो गया आपका 76। लेकिन ये बाकी सब में 78 है ही, ठीक है। तो ये 78 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो सब 78 से भाग जाएगा सिवाय 76 के, तो इसीलिए 76 बचा रह जाएगा, तो 76 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल हमारा ये है 3sec² x - 4 = 0। तो जो टेबल है प्लीज़ याद रखें, बिना टेबल के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारा सवाल ये है, तो हम लोग लिख लेते हैं 3sec² x, तो ये -4 तो जाएगा +4 हो गया, तो sec² x = कितना गया 4/3, और sec x क्या हो जाएगा इसका रूट, 4 का √2 हो गया और ये √3 हो गया। तो sec x √2/√3 किस वैल्यू के लिए आता है, 30 के लिए, क्योंकि cos 30 कितना होता है √3/2। बस अगर फॉर्मूला याद, टेबल याद होता आपका वैल्यू सारा, तो आप तुरंत सॉल्व कर लेते इसको। तो अगला सवाल अब हम आते हैं, एक विक्रेता कोई बाइक को 2500 रुपये में बेचने पर 20% का हानि उठाता है, वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता कि उसे 30% का हानि होता। देखिए समझने की बात है कि अगर 20% वो बेच रहा है, 20% हानि पे बेच रहा है, मतलब 80% पे बेच रहा है, तो अगर क्रय मूल्य का 80% हम निकालेंगे, तो मतलब अगर 80 है तो कितना बेच रहे हैं, 80% में 2500 रुपये में बेच रहा है वो, तो अगर 1% नुकसान करता तो कितना में बेचता, 2500/80, ठीक है। हमें कर बेचना कितने में है, 30% हानि। देखिए आप जब भी सवाल बना रहे होंगे यहाँ पे हमेशा क्या दिया होगा कि लाभ पे, पर यहाँ पे लाभ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, 30% हानि मतलब 70% पे बेचेगा, तो जब 70% पे बेचेगा तो क्या होगा 2500/80 × 70। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा काट काट के तो आपका ये आएगा 2187, ठीक है। अगला सवाल, ये है हमारा अगला सवाल। तो देखिए सब ब्रैकेट का काम करते हैं, डायरेक्टली एक एक काम करते हैं। तो सबसे पहले किसका काम होगा, इसका काम होगा। तो इसमें पहले इनटू होगा, तो ये 12.5, 12.5 आ गया, 12.5 माइनस 13 माइनस 12.5, तो कितना बचा 0.5, और ये आपका 8 + 7.5, ठीक है, इनटू। तो अब अगर इन दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे गुना कर लेते हैं हम लोग, 75 × 8, तो कितना आ गया 60, तो ये हो गया हमारा 60, ये हो गया 0.5, तो ये हो गया 60.5, ठीक है। अब ये 60.5
ये सब ट्राई करना है हमको 63 से, तो 63 माइनस 60.5, तो ये आ गया आपका 2.5। अब डिवाइड क्या करना है हमें, 2.25 को 2.5 से। तो देखिए इसको सिंपली आप ऐसे लिख लीजिए, 225/100 भाग 25/10, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 225/100 गुने 10/25, तो 10 से ये कटा, 25 से कटा 9 बार में, तो कितना आ गया 0.9। तो 0.9 किसे ऐड करना है, 2.1 से 3। ठीक है, तो देखिए ये जब सवाल आएंगे ऐसे, तो आप प्लीज़ इसको आराम से सॉल्व करिए, क्योंकि सवाल आसान होते हैं। अगर आप रूल से सॉल्व करिएगा तुरंत आंसर आ जाएगा और आप नंबर ले लीजिएगा, क्योंकि गलत करने वाले सवाल है नहीं। बोला है पी क्यू आर एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ की पी क्यू बराबर क्यू आर 10 सेंटीमीटर है और पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री है। तो भुजा पी आर पर बिंदु क्यू से खींची जाने वाली लंबाई, लंब की लंबाई बताएं। तो ये ऐसा एक समकोणीय त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु भी है। ठीक है, तो हम कहाँ पे एंगल है, पी क्यू आर पे, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, और ये है 90 डिग्री। अब यहाँ से एक हमें लंब खींचा गया है। ठीक है, तो लंब खींचा गया है क्यू बिंदु पे। तो जब भी कोई लंब खींचा जाता है इस तरीके से, तो ये भी इसको आधे आधे भाग में बांटता है। ठीक है, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब देखिए बड़ा ट्राइंगल में पी क्यू आर में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 200। तो अगर पी आर हम निकालेंगे तो रूट ओवर 200, तो 100 इंटू 2 मतलब 10√2, ये आया पी आर। तो तरीके से ये क्यू आर कितना हो जाएगा 5√2, क्योंकि आधा आधा बटाया था मैंने बोला था। अब देखिए ये भी एक 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया, या इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हम लोग इसको और इसको पकड़ सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल के लिए क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू आर, और यहाँ पे कुछ भी एक मैंने गलती पी क्यू ले लिया है, ये कोई और नाम ले लेना चाहिए था मुझे, एस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस प्लस एस आर का स्क्वायर। तो हमें निकालना है क्यू एस, तो क्यू आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, और ये क्यू एस हमें निकालना है एस आर मीन्स ये, तो ये 5√2 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 2 कितना हो गया 50। तो इधर आगे घट जाएगा, तो क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू 50, तो क्यू एस इक्वल टू कितना आ गया √25। 50 कैसे आया, 100 इधर था, 50 घटाएं तो 50 आ गया। इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 2, तो 25 का रूट 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा 3 भाग में 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर इतना दूरी का इतना गति से निकाला है। तो हमें पूछा गया है कि औसत चाल कितनी है। औसत चाल जो भी होते हैं वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, ये होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी का मतलब तो ऊपर सिंपल है, 18 20 27 जोड़ देंगे, लेकिन कुल समय हमें निकालना। तो कुल समय निकालते हैं हम लोग पहले, तो हर बार का निकालना पड़ेगा कुल समय। तो पहले वाला कितना होगा 18/6, क्योंकि दूरी है और ये आपका गति है, तो 18/6 कितना हो गया आपका 3। इसी तरीके से ये आएगा 20/5 4, अगला आ जाएगा आपका 27/9 आ गया 3। तो कुल समय हमारे पास कुल दूरी कितना हो गया 18 + 20 + 27, और कुल समय आपका हो गया 3 4 3। ठीक है, तो अब जोड़िए इसको, तो ये आपका अगेन 8 7 15 1 3 5 6 65, और ये आपका गया 7 3 10, तो कितना आ गया आपका 6.5। ठीक है,
तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, कुल समय बाय कुल दूरी औसत चाल। अगला सवाल, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, इसकी दो जीवाएं AB एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि AB 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो CP 3 से CP तो PD की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होगा सिमिलर ट्रायंगल का, या समरूप कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB, अगर ये दो ट्रायंगल आपस में समरूप है तो हम लोग लिख सकते हैं AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू BC बाई QR, ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल में आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल तो है नहीं, तो हम एक लाइन जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ये लाइन जोड़ देते हैं, उसके बाद हमें इसे इन दो ट्रायंगल को समरूप बताना होगा। और अगर आप ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ रहे तो याद रखिए कि ये समरूप ही होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे बना रहेगा तो ये समरूप होगा, लेकिन कैसे होगा समरूप ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए, समरूप में क्या है कि एंगल्स बराबर होते हैं। अगर तीनों साइड, तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है तो बराबर कहते हैं। जब ये लाइन इसे खींचा होता है तो ये आपस में इसको बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में मुझे याद नहीं है, शीर्ष विमुख कोण बोलते हैं ऐसे ही, तो ठीक है। तो ये हो गया आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों बराबर है, तो हम पहले दो ट्राइंगल बनाएंगे जिससे हम लोग को आसानी हो, नहीं तो हम गलती करने बैठेंगे। ये हो गया P और ये P। अब देखिए दोनों में P तो आएगा ही, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में P कॉमन है, ठीक है। और ये बराबर हो गया। और एक चीज़ हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये एक ही लाइन से मान लीजिए बना है ये लाइन, तो ये जो लाइन है एक ही लाइन से अगर दो कोण बने होते हैं, किस पे, परिधि पे, दोनों बराबर होते हैं, तो A और D बराबर है। तो एक चीज़ देखिए, अगर B और Q बराबर हो तो ये दोनों एक ही तरफ है, तो अगर A और D बराबर है तो A D एक ही तरफ होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे अगर A बन गया है तो यहाँ क्या बनना चाहिए, D। तो बचा हुआ क्या है, इसमें C बचा हुआ है, तो इस त्रिभुज में C लिख देंगे और यहाँ पे B लिख देंगे। क्यों, देखिए अगर मान लीजिए हम लोग अभी ऐसे देखते हैं, ये भी एक जीवा है, इस जीवा से एक एंगल ये वाला बना हुआ है और एक एंगल ये बना हुआ है, तो ये इसके, तो A बराबर D हो गया और B बराबर C हो गया, ठीक है। तो ये तीनों आपस में समरूप हो गया। तो मैंने समरूप में क्या बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP बाई PD इक्वल टू PC बाई PB इक्वल टू AC बाई BD, ठीक है। ये बटा ये बटा ये और ये बटा ये। तो हमें निकालना क्या है, PD। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हमें दिया क्या क्या है, देखिए PB और CP दिया, मतलब ये वाला दिया हुआ हमारे पास, तो इसका कोई काम नहीं है। अब इसमें आते हैं AP। तो AP कितना होगा, तो अगर आप देखें तो AB बराबर, AB कितना दिया हुआ पूरा 15 और PB दिया हुआ हमारे पास 9। तो 15 माइनस 9 ये 6, तो AP कितना हो गया 6। PD हमें निकालना है, PC हमें पता है 3, PB हमें पता है 9। तो PD कितना हो जाएगा यहाँ से, 6 × 9 बटा 3, तो 3 से कटाइए 2 बार में, ये आपका 18 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हमारा आंसर। अगला सवाल, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र L है और ML LN पर लंब है। यदि त्रिभुज MLN का क्षेत्रफल 36 है तो वृत्त का कितना क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि अगर ये 90 है, ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर ये 90 है, ये दोनों आपस में त्रिज्या है, ठीक है। अगर ये त्रिज्या है तो
त्रिज्या है तो ये दोनों समान हो गया, और ये 90 डिग्री है तो ये P और B हो गया। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू पी इंटू बी। तो हमारे पास P और B दोनों यहाँ पे क्या R है, तो हाफ इंटू R, जो कि क्या इन्होंने बताया है 36, ठीक है 36 बताया है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 72। हमें बोला क्या गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताए, तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास आर स्क्वायर हम निकाल लिए हैं 72 है, तो 72 बिठा देते हैं, तो पाई इंटू 72, तो कितना हो गया आपका, ये 72 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी, क्योंकि पहले आपने सॉल्व नहीं किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो इसके लिए दो प्रॉपर्टी है, पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्राइंगल है तो मध्य क्या बनाया गया या मीडियन बनाया गया। तो मीडियन मतलब क्या होता है कि सामने वाले भुजा को मध्य बिंदु पे मिलाएंगे। तो ये तीनों मध्य बिंदु पे मिला है, तो ये अगर ऐसे हम लोग मिलाएंगे ना मध्य बिंदु पे, तो इसको मान लेते हैं अगर ए बी सी, ठीक है, और इसको मान लेते हैं डी ई एफ। तो ये जो एक ट्रायंगल होगा, ये जो देखिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो ये जो हर ट्रायंगल होगा, ये बड़े ट्रायंगल का एरिया का चौथाई भाग होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एक चौथाई भाग किसके बराबर है, ट्रायंगल ऑफ एरिया डी ई एफ। अब मान लीजिए ये एक और ट्रायंगल है, सेमी ट्रायंगल है, समझ लीजिए ए बी सी, और ये हमारा केंद्रक है। केंद्रक मतलब होता है जहाँ पे तीनों मध्यकाएँ मिलती है, ठीक है। अभी हमारा केंद्र हो गया, उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग ये तीन सारे लाइंस को वर्टेक्स से मिला देंगे या कोन से जो मिला देंगे, तो ये 3 ट्रायंगल बनेगा। और ये जो 3 ट्रायंगल है आपस में, ठीक है, मतलब कोई भी अगर त्रिभुज है उस पर केंद्रक से अगर इस तीनों जोड़ा गया है, तो इन तीनों को बराबर भाग के क्षेत्रफल में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अगर ये जी है तो एरिया ऑफ ए बी जी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब आते हैं हम सवाल के ऊपर। सवाल हमें क्या बोला गया है, तो थोड़ा बड़ा त्रिभुज बनाएंगे समझने के लिए। ये है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब बोला गया मध्य का जेड एल और वाई एम। तो जेड एल मतलब हो गया जी, और वाई एम एक दूसरे को, ये हो गया आपका जी, ठीक है। तो एम, तो बोला जेड एल एम त्रिभुज मतलब तो एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का बटा इसका ट्रायंगल का कितना होगा, ठीक है। तो इसे अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये भी हमारा मध्य का है और इसे हम लोग एल एम एन मान लेते हैं, तो इसे हम मिला देते हैं ऐसे करके। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही क्या सिखाया था कि ये जो मेरा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज अगर बन रहा है तो इसका एरिया बड़े का क्षेत्रफल से कितने, 1/4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। अब एल एम एन हमारे पास मिल गया। अब देखिए ये केंद्रक है हमारे पास जी, तो अगर ये केंद्रक है बड़े ट्राइंगल का, तो ये छोटे ट्राइंगल का भी यही केंद्रक होगा। तो अगर छोटा ट्राइंगल का ये केंद्रक है, तो अगर ध्यान से देखें, तो मैं बना देता हूँ एक और, एल एम एन, ये बन गया हमारा ट्राइंगल, ये एल, ये एम, ये एन और ये जेड। देखिए मैं क्या सिखाया था कि अगर ऐसे रहे किसी भी केंद्रक, तो हर ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल कितना होता है, 1/3। तो यहाँ पे अब हमारे पास एल जेड एम किसका 1/3 होगा, ट्राइंगल ऑफ एल एम एन का। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल
एल जेड एम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया एल एम एन। ठीक है, तो यहाँ से एल एम एन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू एल जे एम, है ना। यहाँ पर 1/3 था तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ एल एम क्या हो जाएगा, 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल जेड एम, यहाँ से आ गया 1/4, और ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड था, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल एल जेड एम कितना हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, 1/12 एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। अब ये नीचे आ जाएगा, तो कितना अनुपात हो गया दोनों का, 1:12। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अगला सवाल, निम्न ग्राफ दोस्तों के एक समूह के 2 बोर्ड परीक्षाओं में कुल अंकों का प्रदर्शन ग्राफ। ग्राफ के आधार पर उस लड़के की पहचान करें जिसने कक्षा 10 से कक्षा 12 तक अधिकतम सुधार किया हो। तो सबसे ज़्यादा सुधार कौन किया, ये हमें देखना है। तो सिंपल सा बात है, सबसे ज़्यादा सुधार जो करेगा वो हम देख लेंगे कौन से। तो देखो, इन्होंने तो नुकसान किया है तो इनको छोड़ देते हैं। इन्होंने 5 फ़ायदा किया है, ठीक है, और ये हमारा फ़ायदा कर रहे हैं 9, ये हमारे फ़ायदा कर रहे हैं 3, और ये हमारा फ़ायदा कर रहा है 14। ठीक है, ये हमारा फ़ायदा कर रहा है 10। घटा रहे सिंपल, नंबर कितने आ रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा किसका हो गया, ये अलका जी का। तो हमारा ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, a प्लस बी बराबर ये है, ए बी बराबर इतना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अधिकतर सबसे हो गया होगा। तो क्या करेंगे, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 121। तो ए बी बराबर कितना है, 15, तो 2 गुने 15 हो गया 30, 121, 121 माइनस 30, 91। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, मोहन अपनी वस्तु को बेचने के लिए उन पर 20% की छूट देता है, लेकिन वह प्रत्येक वस्तु पर मूल्य को 35% की वृद्धि कर अंकित करते हैं। तो हम क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे पहले, ठीक है, या क्रय मूल्य मान लेंगे। मान लीजिए क्रय मूल्य हमारा x है, सॉरी 100 है, x माने हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, कितना बढ़ा के लिखते हैं वो 35%, तो अंकित मूल्य हमारा हो गया 135। ठीक है, अब क्या बोला, ये 20% छूट देता है ये, तो 20% छूट दे रहा है, मतलब इस पे अंकित मूल्य पे छूट देगा। तो हमारा विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 135 इंटू 80/100। ये काटे आप, ये काटे 5 से, ये 2 बार में कटा, और 5 से ये कटेगा आपका 27 बार में, और ये 2 से कटा 4 बार में, तो आएगा 108। तो हमारा विक्रय मूल्य 108 हो गया, क्रय मूल्य हो गया 100, तो लाभ कितना हो गया 8, मतलब 8%। अगला सवाल में क्या बोला है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य का अनुपात है 5, चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है। ठीक है, यदि उस मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 238 हो गया। ठीक है, अब ये 5x है, ये 5:2 तो 5x, और ये 2x में हम लोग मान लेते हैं। तो 2 गुने लंबाई हमारा 5x हो गया, चौड़ाई हमारा इतना हो गया 238। तो ये हम अगर गुना करेंगे तो आएगा 2 इंटू 7x इक्वल टू 238। तो x बराबर लिख सकते हैं 238/2 इंटू 7, उसे काटे, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये कटा आपका 17 बार में। तो लंबाई हमारा कितना है 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 17 मीन्स 85। ठीक है, तो इस तरीके से इस आंसर को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है हमारा,
एक धनराशि साधारण ब्याज इतना 22.2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन अगर P मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ब्याज है इसको हम लोग SI कहते हैं, तो वो भी कितना हो गया, P हो गया। हमारा इसका फॉर्मूला क्या है, मूलधन जो P है R गुने T/100, और हमारा ये ब्याज P था तो P लिखें, तो P और P कट गया, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग सकते हैं R गुने T बराबर 100। अब R हमारा कितना है, 12 सही 2/4%, तो ये हो गया 50/4। तो लेकिन परसेंट है, अभी इसको T बराबर लिख सकते हैं हम लोग, तो ये काटेंगे 2 बार में कितना आया, 8 साल में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, एक धावक 40 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है, यदि वह 30 मिनट चाल दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो पहले वो 40 से जा रहा था 30 पे, कितना कम हुआ, 10। तो 10 किसके ऊपर कमी हो गया, 40 के ऊपर कमी हो रहा है, तो जितना कमी हुआ बटा शुरुआत का गुने 100, तो ये 4 बार में, ये 25 बार में, तो 25% की कमी आ गई। अगला सवाल है, a माइनस बी बराबर 4 और a³ माइनस b³ बराबर 88 है, तो a² माइनस b² का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो इसको हम थोड़ा नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए a माइनस बी बराबर हमारे पास क्या है, 4, जैसे a बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस b। अब इस a का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है। तो ये बिठाएंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस बी का क्यूब माइनस b³ इक्वल टू 88। इस फार्मूला में हम लोग इसको बिठा रहे हैं कि b का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला में तोड़िए, 4 का क्यूब a³ b³ माइनस 3ab² प्लस 3ab² या 3a² b लिख लेते हैं जो फार्मूला है, और ये हो गया 4 इंटू बी का स्क्वायर और ये से माइनस b³ इक्वल टू 88। तो ये और ये कट गया, ये आपका आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 36b, नहीं सॉरी 16 48b, और ये आपका आ जाएगा 12b² माइनस 88 बराबर 0। 88 उधर लेके चले आए और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 24। तो पहले से लिख लेते हैं, अब सब में क्या देखिए 12 कॉमन है, तो अगर 12 कॉमन निकाल लेंगे तो 12 से कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा 4b, यहाँ बचा 2 बराबर 0। तो हो गया b² प्लस 4b माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए, अब मेन है ये डायरेक्ट तो निकल नहीं रहा, ठीक है, कि डायरेक्ट क्या होगा, फैक्टर होगा नहीं है। तो फैक्टर नहीं होगा तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक तरह से स्क्वायर फॉर्म में ये टूट रहा है, b² प्लस 4b को हम लोग क्या 2 इंटू 2b लिख सकते हैं, क्योंकि ये b का b² आ गया, मतलब हमारे पास a प्लस बी को होल स्क्वायर फॉर्मूले में टूट गया, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा a हो गया। हमें कितना चाहिए, 2 इंटू 2b होना चाहिए। तो हमें मतलब 2 का अगर स्क्वायर रहेगा तो काम चल जाएगा हमारा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो अब देखिए a² b² 2ab का फॉर्मूला में सेट हो गया, ठीक है। लेकिन हम 4 अपने मर्जी से तो लिख नहीं सकते, हमें 4 अगर लिखा है तो 4 घटाना भी पड़ेगा, तो -4, और पहले से हमारे पास -2 था, यहाँ पे देखिए बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो गया, b प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा 6, -4 -2 6, फिर जाके +6, तो b प्लस 2 कितना हो गया हमारा √6, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, b बराबर क्या हो जाएगा √6 - 2। तो अब यहाँ से हम लोग a बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 + b, तो 4
प्लस √6 माइनस √2, 2 प्लस √6, ये हो गया। अब जो निकालना है उसमें बिठा दीजिए आप लोग, a² माइनस b²। तो a कितना है हमारा 2 प्लस √6, और ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो a प्लस बी मतलब 2 प्लस √6 प्लस √2 माइनस 6 इंटू a माइनस बी 4 दिया हुआ था तो लिखा लेंगे। तो ये कट गया, ये आ गया आपका 2√6 इंटू 4, तो ये आ गया आपका 8√6, जो कि हमारा आंसर है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पहले थोड़े कलर्स में चेंज कर लूँ एक बार। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा 4 cos² थीटा माइनस 3 sin² थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें tan थीटा का मान निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos² थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा। हम वैल्यू को यहाँ पे बिठा देते हैं। ये 4 इंटू 1 माइनस sin² थीटा माइनस 3 sin² थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आएगा प्लस 4 माइनस 4 sin² थीटा माइनस 3 sin² थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब ये प्लस 4 और ये 2, ये 6 हो गया, और ये हो गया माइनस 7 sin² थीटा। तो 6 माइनस 7 sin² थीटा। तो यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 इक्वल टू 7 sin² थीटा। sin² थीटा इक्वल टू 6/7। तो sin थीटा कितना हो गया हमारा 6/√7, ठीक है। तो 6/√7 ये हो गया। तो हमें निकालना क्या है, cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा का इसी फॉर्मूला में बिठा सकते हैं हम लोग, 1 माइनस sin² थीटा मीन्स 36। तो ये पूरा के ऊपर रूट आएगा, सॉरी, तो ये पूरा √6/√7 का स्क्वायर मीन्स कितना आ गया 1 माइनस 6/7। तो ये आ गया आपका 1/7। तो cos थीटा कितना हो गया 1/√7। और हम जानते क्या है कि tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा मेरा 6/√7 है, √6/√7 है, और ये है 1/√7। तो ये √7 कट गया √6, ठीक है। तुम्हारा आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों का औसत स्कोर 35 है। यदि पहले 12 मैचों का औसत 45 था तो अंतिम 8 मैचों का क्या है? सिंपल है। तो पहले 20 मैच का कुल रन निकाल लीजिए, फिर 12 मैचों का कुल रन निकाल लीजिए और 8 से भाग कर दीजिए। तो 20 मैचों का कुल रन कितना हो गया 20 गुने 35 मतलब 700। फिर 12 मैचों का कुल कितना रन हो गया 45 गुने 12। तो 45 गुने 12 कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई अगर आपको ध्यान में नहीं कैसे करिएगा, 45 इंटू 10 कितना हो गया 250, सॉरी 450, और 45 इंटू 2 कितना हो गया 90। तो अगर इन दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना आ गया 540। तो ये हो गया 12 मैच का, ये हो गया 20 मैच का। दोनों को घटा दीजिए, घटाए कितना आएगा हमारे पास 0.6। तो ये अब क्या हो गया 160। 60 को किससे भाग करना है हमें 8 से, कि 8 मैचों का औसत पूछा है, या ये 20, तो 20 हमारा औसत हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। इतने ही क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और अगर आपके पास ऐसे कोई पेपर्स है या कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते हैं तो आप हमें प्लीज़ बताएं, हम आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशंस भेजेंगे। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।